हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया था सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो आज हम उसी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या था। राइट, हमने चैप्टर में पढ़ी थी सेल साइकिल, याद ही होगा। राइट, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। सेल साइकिल में आपने दो फेज पढ़े थे, इंटरफेस एंड एम फेज। राइट, इंटरफेस में आपने पढ़ा था G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एंड M फेज में आपने दो चीजें पढ़नी थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। राइट, आपको पता है माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। वेयरएज मियोसिस में आपके दो हिस्से होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। राइट, तो ये हमने पढ़ा था। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में बच्चे हमने पहले पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका क्या आ जाता है, प्रोफेज। राइट, साथ साथ पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। राइट, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ी थी अबाउट साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसमें था आपका, प्लांट्स में होता है सेल प्लेट मेथड एंड सेल फरो मेथड इन एनिमल्स। सेल फरो मेथड इन एनिमल्स। राइट, इसके बाद बच्चे बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में हमने पढ़ा दो हिस्सों में ये कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज एक्चुअली द रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो इसमें भी आपने पढ़ा सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 1, देन साइटोकाइनेसिस 1। जब ये हो गया तो सेल एंटर की मियोसिस 2 में, तो यहां पे भी हो गया कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। सो अल्टीमेटली हमने ये सब चीजें पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में। तो ये हो गई हमारी रिवीजन कि ये सब हमने पढ़ा था। राइट, आइडिया होना चाहिए। क्या है ना कि थोड़े से उसमें हम भूल जाते हैं कि भाई हमने कल ही क्या पढ़ा था, वही याद नहीं रहता। तो बता दिया मैंने कि हमने ये सब पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, ऑन अ क्रोमोसोम साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज। आपको पता है ये सेल है ना। सपोज यहां पे मैंने बना दिए कि क्रोमोसोम यहां पे अलाइन हो गए, ठीक है। एंड क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे क्या लग गया, ये काइनेटोकोर है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, सेंट्रियोल। यहां पे भी क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ने
स्पिंडल फाइबर बनाए जो किससे जाके अटैच हो गए, जो अटैच हो गए बच्चे आपके किससे, काइनेटोकोर से। तो ये है स्पिंडल फाइबर, राइट, और ये है काइनेटोकोर। सो स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे अटैच होते हैं, वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। और ये जो मिडल पार्ट है इसको बच्चे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। द मिडल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर, और इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, राइट। सो यस, यहां पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काइनेटोकोर। ये जाके अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर बेसिकली एक प्रोटीनेशियस डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था। तो यस, आंसर यहाँ पे काइनेटोकोर हो जाएगा। आई होप सबको ये बढ़िया तरीके से क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A bivalent pectine stage consists of, एक बाइवेलेंट इन पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट होता क्या है, आपका जो क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम का एक कॉम्प्लेक्स जिसके बीच में साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स से वो जुड़ गए हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। सो दिस इज बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेयर है क्रोमोसोम का, और ये है साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ये है साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, राइट, एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है। क्या है, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स, सब पढ़ चुके हैं हम ये। पेकाइटिन जो है वो किसकी स्टेज है बेटा, इट इज अ स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1, ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 लिखते हैं, प्रोफेज 1 ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो पेकाइटिन आपके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की स्टेज है, जिसमें आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, इसको हम बच्चे जी बोलते हैं बाइवेलेंट। व्हाट डू वी कॉल इट, बाइवेलेंट, चिपक जाते हैं साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स के। तो वी कैन सी हियर 2 chromosomes and 4 chromatids, राइट। हम यहां पे देख सकते हैं 4 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड्स, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स आर देयर। तो यहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा व्हाट, 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर, ठीक है, 2 सेंट्रोमियर हम इसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपसे पूछा है 2 chromatids 1 centromere, no. 2 chromatids 2 centromere, no. 4 chromatids 2 centromere, yes. 4 chromatids 4 centromere, no. You can see 2 chromosome, 4 chromatids and 2 centromere, right? This is centromere. This is centromere. सो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। सबको ये चीज क्लियर है, जल्दी से बता दो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A phase between two successive M phase. बच्चे आपको पता है ये पूरा आपका एक सेल साइकिल है, ठीक है. यहाँ पे आपका M फेज होता है, बाकी जगह आपका G1 S और G2 फेज होगा. ये आपका M फेज है. यहाँ पे क्या है, G1 फेज, यहाँ पे S फेज और यहाँ पे G2 फेज, राइट. तो इतना हिस्सा क्या कहलाया जाता है, इतना हिस्सा कहलाया जाता है इंटरफेस, द रेस्टिंग फेज, राइट. सो M फेज के अलावा कौन सा फेज है आपका, इंटरफेस. तो दो M फेज के बीच में आपका रेस्टिंग फेज आता है जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं. सो आंसर हो जाएगा डी, right. Option will be D here, interface. We will find interface between two successive M phase. दो successive M phase के बीच में हमें interface दिखाई देगा. So I hope this is clear to all of you. ये क्वेश्चन सबको बढ़िया तरीके से क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द क्वासेंट फेज. क्वासेंट फेज क्या होता है बच्चे, इसको हम जी नॉट फेज भी बोलते हैं, जैसा कि हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके थे. जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो सेल साइकिल एग्जिट कर लेती है. तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स स्टे हियर. तो नॉन डिवाइडिंग सेल जब तक उनसे बोला ना जाए कि वो डिवाइड करना है उनको, वो वहीं रहती हैं. या ऐसी सेल जो परमानेंटली नॉन डिवाइडिंग बन जाती है, लाइक नर्व सेल, हार्ट सेल, वो परमानेंटली जी नॉट में ही रहती है. वो उनका एक समझ लो एक पर्सनल स्पेस है, वो वहीं रहेंगी. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. एन इनएक्टिव फेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन. नहीं बच्चे, एन एबनॉर्मल, ओके, इनएक्टिव फेज, यस हम बोल सकते हैं इनएक्टिव फेज ऑफ सेल है, यस. लेकिन यहाँ पे बेटा सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, ये तो पक्का है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मर नहीं जा रही है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव. क्योंकि उनसे कभी भी बोला जा सकता है ना कि आओ डिवाइड करो. वो सेल्स जो डिवाइड कर सकती है उनको बोला जा सकता है कि आके डिवाइड करो, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है. एबनॉर्मल स्टेज ऑफ डिवाइडिंग सेल, नो बच्चे. सीन ओनली इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नहीं. नॉट फाउंड इन हायर प्लांट्स, नहीं. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो जी नॉट फेज है वो इनएक्टिव फेज है ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन. ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ऑप्शन हो जाएगा ए. यहाँ पे सेल्स जो डिवाइड नहीं करती है वो यही रहती है. जो परमानेंट सेल्स हैं, जो हमने अनाटमी पढ़ा था, तो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कहाँ रहती हैं, क्वासेंट फेज में ही तो रहती हैं. तो डोंट डिवाइड, तो वो क्वासेंट फेज में ही रहेंगी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट इज द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग. क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, बता चुकी हूं मैं, वापस से बताते हैं. ये आपकी क्रोमोसोम पेयर है जो आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनके बीच में आपको साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है. तो दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, this exchange of genetic material between, right, this exchange of genetic material between non-sister chromatids. The chromatids belong to different chromosomes are non-sister chromatids of homologous chromosome, of
होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर। और ये हमें देखने को मिलती है पिकाइटीन में। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? पिकाइटीन में देखने को मिलती है। एंड पिकाइटीन क्या है आपका? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेज 1। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अपना मटेरियल क्या कर रही हैं? एक्सचेंज कर रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फिर एंड में हम कुछ प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं। What is the average cell cycle span of mammalian cell? Right, like our cell, it is 24 hours. तो हर 24 आवर्स में क्या करती है? सेल डिवाइड करती है। वहीं पे ये पूछ सकते हैं ईस्ट सेल अगर हो जाए तो ईस्ट सेल का बच्चा आ जाता है 90 मिनट्स, राइट, यानी 1.5 आवर, 90 मिनट्स। ईस्ट सेल जो है वो हर 90 मिनट में क्या करती है? डिवाइड। उसकी जो एवरेज लाइफ साइकिल है वो 90 मिनट्स है। ये दोनों चीज याद रखनी है। मेमिलियन या फिर ह्यूमन सेल्स 24 आवर्स एंड ईस्ट इज 90 मिनट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब थोड़े थोड़े और लेंदी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, तो देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। Distinguish between karyokinesis and cytokinesis. Right? Cytokinesis, basically, it is a division of cytoplasm. ये क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। Karyokinesis means डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, वेयर साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। सो हियर कैरियोकाइनेसिस में आपके 4 फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस हैज 4 stages: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase, right? Whereas cytokinesis does not have these stages. Cytokinesis does not divide or is not divided into 4 stages. राइट, साइटोकाइनेसिस बेसिकली वो क्या कर रही है? वो इन सब 4 स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं है। और कैरियोकाइनेसिस अकर्स फर्स्ट, थर्ड इज कैरियोकाइनेसिस occurs first, whereas cytokinesis occur after karyokinesis. Right? So these are the difference between cytokinesis and karyokinesis. ये दोनों में difference है. I hope this is clear to all of you. The difference between साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ये सब हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द इवेंट्स अकर थ्रू आउट द इंटरफेस। चलिए सबसे पहले हम G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज में क्या होता है बच्चे? सेल जो है इट ग्रोज,
ग्रोथ शो करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर डुप्लीकेटेड, राइट। ज्यादातर ऑर्गेनेलीज ने अपनी कॉपीज बना ली हैं। एंड देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए, राइट। आरएनए और प्रोटीन बन रहा है। ये हो रहा है G1 फेज में। देन सेल एंटर्स इनटू S फेज। जो सेल है एक बार G1 फेज से निकल गई तो वो कहाँ एंटर करती है? वो S फेज में एंटर करती है। वो हमने पढ़ लिया है S फेज में क्या होता है। ऑफ कोर्स S फेज इज नोन एज सिंथेटिक फेज। इसको हम सिंथेटिक फेज करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है विच रिजल्ट्स इनटू डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट अगर पहले 2C था तो अब क्या हो जाएगा? 4C। अगर डीएनए का कंटेंट पहले 2C था तो अब 4C हो जाएगा। बट बच्चे क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ये मैं आपको लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डीएनए का कंटेंट बढ़ता है बट क्रोमोसोम नंबर अगर 20 है तो वो 20 ही रहेंगे, 30 है तो वो 30 ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ डीएनए कंटेंट ही बढ़ता है। एंड ऑल्सो इन एनिमल सेल सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन दिस फेज। सेंट्रियोल जो है वो इस फेज में क्या करते हैं? डुप्लीकेट, अपनी कॉपी बनाते हैं। सेल ने अगर एस फेज कर लिया तो वो अपने डुप्लीकेटेड डीएनए कंटेंट के साथ किस में एंटर करती है? वो एंटर करती है नेक्स्ट फेज में, जिसको हम बोलते हैं G2, गैप 2 फेज। यहाँ पे क्या होता है? सेल अभी भी ग्रो कर रही है एंड यहाँ पे आपकी ऑर्गेनेली जो है बची हुई ऑर्गेनेली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी डुप्लीकेट हियर, ठीक है। वो यहाँ पे अपनी कॉपी बनाती है, डुप्लीकेट करती है। एंड दूसरा यहाँ पे भी देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पे भी आरएनए प्रोटीन बनता है। तो आरएनए प्रोटीन आपका G1 फेज में भी बन रहा है और आरएनए प्रोटीन आपका G2 फेज में भी बन रहा है। तो ये एक बार सब पार कर लिया। नाउ द सेल विल एंटर इनटू M फेज, राइट। Now the cell will enter into M phase. Will enter into M phase. सेल जो है अब वो किस में एंटर करेगी? वो M phase में एंटर करेगी। Is this clear to all of you? तो G1 गैप 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, गैप 1 फेज, S फेज सिंथेटिक फेज, G2 फेज, गैप 2 फेज। तो ये 3 फेज होते हैं इंटरफेज में। और ये तो मैंने बता ही दिया, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो वो कहाँ पे एंटर कर जाएगी? वो एंटर कर जाएगी G0 फेज में। द सेल विल एंटर इनटू G0 फेज। तो बस इसी तरीके से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देना। कितना आसान क्वेश्चन था, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हाट इज द क्वासेंट फेज ऑफ सेल वॉल? ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वापस से बता देती हूँ। क्वासेंट फेज जो है उसको हम G0 फेज भी बोलते हैं, राइट। तो
cells that are not dividing remain in this phase. जो सेल डिवाइड नहीं कर रही है वो इस फेज में रहती है, राइट. एंड हियर सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, वो काम धीरे धीरे काम स्लोली काम कर रही हैं. सो सेल्स हियर विल नॉट डिवाइड, विल नॉट एंटर cell cycle unless they are told to do so. वो जब तक सेल साइकिल में एंटर नहीं करेंगे जब तक उनको सिग्नल नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल हो गया आपका हार्ट सेल, नर्व सेल, स्किन सेल. ठीक है. स्किन सेल जब हमें चोट लग जाती है ना, मैंने बताया था लेक्चर में भी कि चोट लग जाती है तो नया स्किन आता है. तो वो नया स्किन नई सेल से आता है जो G0 फेज में थी. काम आने पे उनको बुलावा आया, उनको बुलाया और वो डिवाइड हुई और हमें एक नया लेयर ऑफ स्किन दे दिया. दैट्स हाउ वी हील. तो ये है अबाउट क्वासेंट फेज. क्लियर एवरीवन? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं. वाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. वाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज what the chromosome number remains same. Chromosome number remains same, right? पहला तो ये हो गया chromosome number remains same, right? And second is genetic material in daughter cell is same as parent. जबकि मियोसिस में क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था, स्लाइटली डिफरेंट उनका हो जाता है और ऊपर से वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए थे? रिड्यूस टू हाफ. इस वजह से भी, राइट. सो मोस्टली यही है मेन कि क्रोमोसोम नंबर जो है इट रिमेन सेम इन डॉटर सेल. डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं एज इट वाज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में जो थे वो आपको डॉटर सेल में मिलेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब साइनेप्सिस, बाइवेलेंट एंड काइस्मेटा. देखते हैं. चलो, साइनेप्सिस मतलब क्या है बच्चे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. कब होती है? ड्यूरिंग zygote ऑफ प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 के जाइगोटीन के दौरान ये पेयरिंग होती है. सब पास आने लगते हैं. जैसे क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 के पास आएगा, क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 के पास आएगा. तो ऐसे पेयरिंग होनी शुरू होगी. अब इन्होंने पूछा है बाइवेलेंट क्या होता है, राइट. सो पेयर ऑफ क्रोमोसोम और पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम and synaptonormal complex between them forms a complex. एक कॉम्प्लेक्स बनाता है which is called, क्या बोलते हैं उसको?
बाइवेलेंट। दिखाया था ना ऐसे बना के, ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और इनके बीच में आपको क्या दिखेगा? साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। कायस्मेटा की बात करें तो ये क्या होता है, राइट? सो क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर जो हुई, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, after crossing over, dissolution of synaptonormal complex occurs, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो बीच में ये जो आपको येलो हिस्सा दिख रहा है साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है except at the site of क्रॉसिंग ओवर। जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां नहीं होगा, उसके अलावा हर जगह से ये साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, फॉर्मिंग अ egg shaped structure, forming a egg shaped structure called chiasmata, किस तरीके से दिखेगा? ये देखो, एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा ये क्रोमोसोम है, दोनों ने एक्सचेंज किया, दोनों के आपके क्या हो गए हैं? साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स भी गायब हो जाता है। ये जो एग शेप स्ट्रक्चर है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? कायस्मेटा। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? कायस्मेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तीनों के मीनिंग कि साइनेप्सिस क्या है, बाइवेलेंट क्या है और कायस्मेटा क्या है, तीनों चीज समझ आ गई है सबको? सब ये लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा है। चलिए, टाइम टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है बच्चे कि सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कब होती है? ये मैंने बताया है, प्रोफेज में होगी ना, मेटाफेज में होगी ना, G2 फेज में होगी? बिल्कुल नहीं। कहाँ होगी? S फेज में होगी। कहाँ होगी? S फेज में होगी। तो S फेज में आपका क्या होता है? पहला तो डुप्लीकेशन ऑफ DNA कंटेंट, DNA कंटेंट डबल हो जाता है क्योंकि DNA रेप्लिकेशन हुई है, और दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी क्या हो गया है? डुप्लीकेट हो गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट? ऑप्शन हो जाएगा डी। सेंट्रियोल जो है इट अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, which of the following gives the correct sequence of event during mitosis? Right? करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। व्हाट यू थिंक? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। सोचो, समझो, में मतलब लिखो, अपनी कॉपी में लिखो कि क्या इसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू? कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसम्बली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टीलोफेज, क्या ये होना चाहिए? दूसरा देखते हैं।
कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज। देखो क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होगा क्योंकि माइटोसिस की बात हुई है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? मियोसिस में होता है। तीसरा देखते हैं कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर नहीं बच्चे, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में होती ही नहीं है। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन इन टीलोफेज, राइट। तो यहाँ पे बस बी और डी दोनों सही है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है? ये पहले कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएंगे क्रोमैटिड्स, और फिर टीलोफेज आएगा। सो बस इसमें ये एक्स्ट्रा है। तो हमने दोनों को कंपेयर किया और हमने देखा कि मोर अप्रोप्रिएट जो है वो बी है। मोर अप्रोप्रिएट क्या है? बी है। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली एक्स्ट्रा लिखा है, तो हम बी ऑप्शन को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ए और सी क्यों नहीं है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर लिख दिया। याद रखो कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर आपको कहाँ मिलेगा? मियोसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर आपका मियोसिस में आता है। तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, ए एंड सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? सोमैटिक सेल मतलब होता है बॉडी सेल, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल या गेमीट बना जर्म सेल, ये है बॉडी सेल्स जो गेमीट नहीं बनाएंगी नॉर्मल, जैसे हमारी स्किन सेल सोमैटिक सेल्स हैं। तो क्या फीचर नहीं है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हाट डू यू थिंक? स्पिंडल फाइबर होगा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमोसोम मूवमेंट होगा, साइनेप्सिस नहीं बच्चे, साइनेप्सिस होता है आपका ड्यूरिंग मियोसिस 1। मियोसिस 1 के दौरान होता है साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C, right? कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में अमाउंट ऑफ डीएनए 4C रहता है, लेकिन इनिशियल अगर 2C है तो 4C हो जाता है, राइट? तो हमें पता है सेल साइकिल में यहाँ पे G1 फेज आएगा, यहाँ S आएगा, यहाँ G2 आएगा, M आएगा, तो यहाँ क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो यहाँ भी क्या रहेगा? डबल। यहाँ भी क्या रहेगा? डबल रहेगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपका दे ही नहीं रखा है ना, तो ओनली G2 आ जाएगा, ठीक है, G2 आ जाएगा। S में क्या होती है? डुप्लीकेशन होती है, तो G2 में भी रहेगा, तो आपका G2 आ जाएगा। M में तो हाफ हो जाता है ना, M में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इट बिकम्स हाफ ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पर हाफ हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली G2। क्या आ जाएगा? ओनली G2। क्लियर? नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा एज अ डिस्टिंक्टिव फीचर? टर्मिनलाइजेशन मतलब टर्मिनल पे पहुंच जाता है कायस्मेटा। तो ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें इसका हिस्सा आ गया है,
और ये आपका उसका पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। बस अब ये टर्मिनल से अटैच है, बस थोड़ा सा हल्का सा ही अटैच है एक दूसरे से। एक्सचेंज इन्होंने मटेरियल कर लिया है, अब वो सिर्फ कॉर्नर से अटैच है, फ्रॉम द टिप से अटैच है बस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, डायकाइनेसिस में। किसमें मिलता है, डायकाइनेसिस में। बाकी में भी देख लेते हैं क्या होता है। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट्स, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। जाइगोटीन की बात करें, यहाँ पे पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। पेकाइटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, दोनों के बीच में जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो इन्होंने पूछा था कि वो टिप मतलब काइनेस्मेटा टिप पे कब आता है, वो आता है ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा डाइकाइनेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट इज, ये आपका मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं कौन इसको कर पाता है। Match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic feature in column 2 and select the correct option along with, and you have to choose the basically correct option. What do you think? Pecitine matches with what? Crossing over, right? A. Metaphase 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है पेयर ऑफ होमोलोगस इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में होता क्या है कि ये आपका सेल है और जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिन्होंने अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया है, बस टिप से एक दूसरे से अटैच है और ये आके इक्वेटोरियल प्लेट पे लग जाते हैं। यहां मैंने 2 पेयर बना दिए, ठीक है। और यहां पे आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो 2 सेंट्रोसोम में 4 सेंट्रियोल होंगे। और ये क्या भेज रहे हैं, क्रोमैटिड्स इन क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मेटाफेज 1। इसमें मेटाफेज 1 में ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइकाइनेसिस, जिसमें मैंने अभी बताया टर्मिनलाइजेशन होती है काइनेस्मेटा की। जाइगोटीन में मैं बता चुकी हूँ, आई थिंक 3-4 बार हमने डिस्कस किया है, पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी जो है, ए जो है वो 3rd से मैच्ड है, बी जो है वो 4th से मैच्ड है आई थिंक, यस। सी जो है वो 2nd से मैच है एंड डी जो है वो 1 से मैच है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, the enzyme recombinase is required at which stage of the meiosis, ठीक है। ये शायद हम पढ़ भी चुके हैं। पेकाइटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल, उसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज काम आता है फॉर क्रॉसिंग ओवर। मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बस आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, 10 बार बता चुकी हूं, बाइवेलेंट। दोबारा बना देती हूँ, ये एक क्रोमोसोम
ये इसका पेयर क्रोमोसोम, और बीच में हम बना देते हैं साइनेप्टिनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। अब पिंक से बना दिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज बाइवेलेंट। राइट, सो माई क्वेश्चन हियर इज, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम in a cell, then how many bivalents are formed during zygotine? ठीक है, कितने बाइवेलेंट बनेंगे जाइगोटीन के टाइम पर? व्हाट डू यू थिंक? अगर 46 क्रोमोसोम है तो कितने बाइवेलेंट बनेंगे जाइगोटीन? आई हैव रिटन जाइगोट, नो जाइगोटीन। तो आपको पता है बच्चे, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 1 बाइवेलेंट। ठीक है, यानी 2 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 बाइवेलेंट। तो आपके कितने बाइवेलेंट बनेंगे? 23 बाइवेलेंट्स। हर एक पेयर एक बाइवेलेंट बनाएगा, तो आपको मिलेंगे 23 बाइवेलेंट्स। इस चीज को याद रखना, यू विल फाइंड 23 बाइवेलेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे इनिशिएट हो जाती है? आपकी पेकाइटीन में। पेकाइटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, पेकाइटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, लेप्टोटीन और जाइगोटीन तो मैंने बता दिया था। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टिनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, साइनेप्टिनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ काइस्मेटा। फॉर्मेशन ऑफ काइस्मेटा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस के आपके जो इवेंट्स है आपको उनको सही उसमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन एंड डिसअपीयरेंस। सबसे पहले तो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा बच्चे, लास्ट में ही होगा वैसे तो। पहले क्या होगा? आपका पेयरिंग होगी, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर टर्मिनलाइजेशन होगा, और फिर डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा। ये होगा पेकाइटीन में, ये होगा जाइगोटीन में, ये होगा आपका डाइकाइनेसिस में, और न्यूक्लियोलस भी आपका कहाँ जाएगा? डाइकाइनेसिस के टाइम पर। तो ये हो गया आपका BACD। आंसर विल बी BACD, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 BACD। पहले पेयरिंग होगी, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट इज, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और जो आप होमवर्क में भी और प्रैक्टिस करना। तो राइट, सो आपका एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी meiotic division required for, right, how many meiotic division required for the formation of what? चलो मैं बोल देती हूँ,
100 पोलन्स 100 पोलन्स बनाने के लिए कितनी मियोटिक डिवीजन चाहिए होगी? व्हाट डू यू थिंक? अगर 100 पोलन बनाने हैं तो कितनी मियोटिक डिवीजन चाहिए होगी? याद रखना बच्चे, एक मियोसिस से क्या बनते हैं? 4 पोलन्स। ठीक है, तो 100 पोलन्स बनाने के लिए हमें कितनी मियोसिस चाहिए? 100/4 विच मीन्स 25 meiotic division, राइट? 25 meiotic division चाहिए 100 pollen grain बनाने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मैनी meiotic division required to form 100 seeds। सीड्स की बात आ गई, कितनी मियोटिक डिवीजन चाहिए 100 सीड्स बनाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? आपको पता है सीड के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे x + x/4 वेयर x is equal to number of seeds, right? Number of seeds. So this is for pollen or this is for male and this is for female, क्योंकि हमें सीड बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन है ज़रूरी, तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए। तो मेल के लिए हो गया x एंड फीमेल के लिए हो गया x/4, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 100 + 100/4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 + 25, so total will be 125। टोटल आपका हो जाएगा 125, टोटल विल बी 125। क्लियर? 125 ये मेल के लिए x और फीमेल के लिए x/4। तो चलिए और क्वेश्चंस में दे देती हूँ एक दो आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन 1, क्रॉसिंग ओवर occurs in which stage? ठीक है, आपको इन सबके आंसर लिखने हैं बिना बुक में देखें। क्वेश्चन 2, terminalization of chiasmata occurs in which stage? chiasmata का जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो कौन से स्टेज पे होता है? क्वेश्चन 3 फॉर यू गाइस। क्वेश्चन 3 है डिसोल्यूशन of synaptonormal complex occurs in which stage? ठीक है, साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कौन सी स्टेज पे होता है? क्वेश्चन 4, साइनेप्सिस occurs in which stage? Right? And question number 5, क्रॉसिंग ओवर, ये तो हो गया ना, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कंटेंट और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए occurs in which stage? And last question is centriole duplication
occurs in which stage। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं बिना किसी बुक की हेल्प लिए। पहले बुक में पढ़ना है, देन इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बिना पढ़े अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ सेकंड से रही हूँ, आपको कुछ फोटो लेनी है। वैसे तो नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। आई होप आपको मजा आया पढ़ के। तो मैं बहुत होप करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए हैं। तो इसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। तो हर थ्योरी के बाद एक बार जब नेक्स्ट लेक्चर आता है आपकी क्वेश्चंस का, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ के आया करो, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाए। क्योंकि आप थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।